Hello everybody, welcome back to our channel. Let's start our today topic and that is Polity Chapter 3 Gender, Religion and Caste. अब चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं तुम्हें सुनाऊंगा एक स्टोरी क्या है, इस चैप्टर की थीम बताने वाली है। चलो अब इमेजिन करते हैं कि आपका जन्म हुआ और जन्म होते ही आपको कोई चोर उठाकर लेके भाग गया। अब उसके पीछे पुलिस पड़ी तो बेचारे को डर लगा। अब वो क्या हुआ, वो पुलिस से बचने के लिए तुम्हें रोड के बीचों बीच छोड़कर भाग जाता है। अब मुझे सिर्फ इस बात का जवाब देना है, आप किस धर्म के हो, किस रिलीजन के हो या किस कास्ट के हो। एट दैट टाइम आपका जन्म होते आप रोड पे हो। अब बस मुझे ये बताओ आप किस रिलीजन के हो। नहीं है ना कोई रिलीजन। यही समझते हुए हम इस चैप्टर को समझेंगे कि रिलीजन, कास्ट, ये सारी चीज़ें हमें कहाँ पर मिलती है, धरती पर जन्म लेने के बाद। तो हमें प्राउड करना है, सारी बातें माननी है, लेकिन इतना हैवी नहीं करना है कि हम ह्यूमैनिटी को भूल जाएं और बाकी सारी चीज़ें ध्यान में ना रख पाएँ। अब स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। सबसे पहले जो इसमें टर्म आती है वो आती है, दो डिफरेंस हमने पढ़े होंगे, एक आती है सेक्सुअल और एक आती है जेंडर। सबसे पहले हम इस टर्म को समझेंगे। ये क्या होती है, बायोलॉजिकली डिफरेंस एज अ बॉय और गर्ल। मतलब बायोलॉजिकली डिफरेंस का मतलब जिसमें हम देखते ही फिजिकली पहचान जाए कि ये बॉय है, ये गर्ल है। जैसे जो भी फिजिकल बॉडी चेंज, या फिर जैसे हम कहते हैं लड़कों के मूछें हैं या आवाज़ भारी होती है, ये सब जो देखते ही पहचान जाएंगे तो उस टर्म को क्या बोलेंगे, हम सेक्सुअल बोलेंगे। अब दूसरी टर्म आती है हमारी जेंडर। जेंडर क्या है, क्या तुम्हें ये सेम लग रही है? दोनों लिख देते हैं जनरल तौर पर हम इसको सेम, लेकिन ये सेम नहीं है। डिफरेंस क्या है, इट इज अ सोसाइटल कंस्ट्रक्शन एसोसिएटेड विद द क्वालिटी बाय मेकिंग स्टीरियोटाइप्स ऑन इट्स ओन। यानी कि ये जेंडर क्या होता है, ये सोसाइटी द्वारा बनाई गई एक इमेज है। सोसाइटी द्वारा बनाई गई इमेज कैसे, अपने स्टीरियोटाइप्स पर। स्टीरियोटाइप्स क्या होता है, ये होती है पूर्व रूढ़िवादिता। पूर्व रूढ़िवादिता का मतलब क्या है कि जो हम पुरानी अपनी थिंकिंग चलती हुई आ रही है, हम उसी को दूसरे पर थोपते रहे। जैसे, या फिर इसमें हम कह सकते हैं कि जो रोल असाइन करा जाता है किसके द्वारा, सोसाइटी के द्वारा, एज अ बॉय और गर्ल। जैसे हम क्या कहते हैं कि एक लड़का है तो लड़के के क्या क्या काम होंगे, लड़के के काम होंगे बाहर के जितने भी काम काज है वो जाके लड़के को संभालने हैं। और वहीं पे अगर हम दूसरी तरफ देखें, लड़कियों के क्या काम है, लड़कियों के काम होते हैं कि घर पे रहे या फिर घर का डोमेस्टिक जितने भी वर्क्स है वो सारे उन्हें करने हैं। इसके साथ साथ उन्हें क्या करना है कि जैसे टेलरिंग का काम हो गया, कुकिंग का काम हो गया, ये हम ऑटोमेटिकली एक्सपेक्ट करके चलते हैं कि ये किसके द्वारा चलाए जाएंगे, ये लड़कियों के द्वारा करे जाएंगे। तो जो ये सोसाइटी द्वारा थिंकिंग बनी है कि कौन सा काम लड़का करेगा, कौन सा काम लड़की करेगा, क्या लड़कियों को नहीं करना है, उसी टर्म को हम क्या बोलते हैं, जेंडर बोलते हैं। तो आई होप आपको ये दोनों टर्म क्लियर हुई होगी। इस पे एज इट इज एमसीक्यू भी बन के आया है, तुम्हारी एक्सरसाइज की जो क्वेश्चन है उसी में क्वेश्चन नंबर 7 भी दे रखा है, उसे एक बार रीड कर लेना। अब हम चलते हैं आगे। तो इन्हीं दो के बेसिस पर अगली टर्म आती है सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर। तो लेबर कौन होते हैं, लेबर होते हैं जो काम करते हैं, मजदूर, या मजदूर बोल लो या किसी भी तरीके का, हालांकि जो काम करता है वो सब मजदूर में ही आता है। तो सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर का मतलब यानी कि जेंडर के या उनके बेसिस पर हमें ये बताना है कि वे क्या क्या काम कर रहे हैं। तो सेम उसी टर्म से रिलेट होकर ये निकल कर आई है। इसमें क्या कह रहा है, ऑल वर्क्स इनसाइड द होम डन बाय द वुमेन। जो घर के अंदर के सारे कामकाज होते हैं वे किसके द्वारा करे जाते हैं, वुमेन के द्वारा। और वहीं पर एंड ऑर्गेनाइज बाय देम थ्रू द डोमेस्टिक हेल्पर्स। तो हमने ये काम बांट दिया कि अगर घर के कोई भी काम है या डोमेस्टिक कोई भी काम है वे किसके द्वारा करी जाएगी, केवल और केवल वुमेन के द्वारा ही करी जाएगी। तो ये किसके बेस पर डिवाइड कर रहे हैं हम काम को, सेक्सुअल के बेस पर डिवाइड कर रहे हैं ना, तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर। क्लियर है। चलो नेक्स्ट, अगली एक टर्म जो हमें इस चैप्टर में पढ़नी है वो पढ़नी है पैट्रियार्कल सोसाइटी। पैट्रियार्कल सोसाइटी का मतलब क्या है, पैट्रियार्कल सोसाइटी का मतलब है, ये मैं कहता है ऑल द पावर होल्ड बाय अ मैन। यानी कि जितनी भी पावर होती है वो किसके द्वारा होल्ड करी जाती है, मैन के द्वारा। या फिर फैमिली, एक फैमिली है जो रूल किसके द्वारा करी जाएगी, बाय फादर। इसी टर्म को बोला जाता है पैट्रियार्कल सोसाइटी। पैट्रियार्कल का मतलब भी पितृत्व सोसाइटी या समाज होता है। तो पितृत्व का मतलब फैमिली में लीड कौन करेगा, फादर करेगा। तो उसी चीज को बोला गया है पैट्रियार्कल सोसाइटी। अब इसमें डिफरेंस क्या है, देखो हमारी इंडिया में कैसी सोसाइटी है, क्या तुम्हारे घर में कोई फैसले तुम्हारी मम्मी से पूछ के लिए जाते हैं या पापा से पूछ के लिए जाते हैं,
ऑब्वियस है पापा से पूछ के लिए जाते हैं। तो उसी चीज़ को, क्योंकि वो सारे फैसले सारे ऑर्गेनाइज करना किसके द्वारा करे जा रहे हैं, पापा के द्वारा, तो वही चीज़ क्या हो जाएगी, हमारा समाज कैसा है इंडिया में, पैट्रियार्कल सोसाइटी बोला जाता है। तो अब हम चलते हैं अपने सबसे पहले टॉपिक जेंडर की तरफ। जेंडर में हमसे बोला गया है पहली चीज़, व्हाट इज फेमिनिस्ट। एक टर्म आती है फेमिनिस्ट, आजकल ट्रेंड भी चल रहा है सोशल मीडिया पे, हालांकि टर्म अच्छी है बट मिसयूज करा जा रहा है ज़्यादा, कि फेमिनिस्ट के नाम पर हम टारगेट कर देते हैं। अब मेन चीज़ समझते हैं फेमिनिस्ट क्या है और उनकी क्या क्या डिमांड्स थी। तो सबसे पहली बात, फेमिनिस्ट क्या है, अ वुमेन और मैन, कोई भी व्यक्ति हो सकता है, मैन हो या वुमेन हो, जो बिलीव करता है, किस चीज़ में बिलीव रखता है, कि इक्वल राइट्स एंड अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए। इक्वल राइट्स यानी कि समान अवसर हो और समान अधिकार हो, किसको, वुमेन को भी एज वेल एज मैन को भी। तो जो वुमेन और मैन के इक्वल राइट और अपॉर्चुनिटी की बात करता है वो व्यक्ति क्या कहलाता है, फेमिनिस्ट कहलाता है। क्लियर है इतनी टर्म। अब इनकी डिमांड की बात करते हैं, क्या क्या डिमांड हो सकती है। डिमांड इन्होंने क्या करी, अब पहली बात, क्योंकि ये वुमेन के इक्वल राइट्स की बात कर रहे हैं, तो जहां जहां वुमेन के साथ डिस्क्रिमिनेशन होगा, भेदभाव होगा, ये उसी सभी चीज को आगे बढ़ाने की बात करेंगे। जैसे सबसे पहले इनकी डिमांड क्या थी, वोटिंग राइट, कि वुमेन को वोटिंग राइट दिया जाए। वोटिंग राइट बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अभी तक हमने देखा है कि अमेरिका वगैरह में भी, हालांकि इंडिया में तो आज़ाद होते ही सबको वोटिंग राइट मिला है, लेकिन अमेरिका भी बहुत पहले कॉन्स्टिट्यूशन लिख दिया था, 1965 में जाके वोटिंग राइट दिया है। तो सबसे पहली डिमांड ज़्यादातर फेमिनिस्ट वालों की क्या थी, कि वुमेन को भी वोटिंग राइट दी जाए। नेक्स्ट, एनहांसिंग द पॉलिटिकल एंड लीगल स्टेटस ऑफ वुमेन। अब वुमेन को पता लगा है कि हम ये छोटे मोटे भेदभाव से तो निपट लेंगे, लेकिन मेन चीज़ बन के आता है एक्ट, और एक्ट बन के आता है पॉलिटिकली में, और पॉलिटिकली में हमारा कोई जगह नहीं है। तुमने जनरली देखा भी होगा कि मतलब जितने भी पीएम सीएम या कैबिनेट मिनिस्टर जितने भी हैं वे ज़्यादातर मेल हैं। तो जब वुमेन वहाँ तक जाएगी नहीं, वे अपनी प्रॉब्लम कैसे बताएगी। तो उस चीज़ के लिए उन्होंने अगली डिमांड क्या रखी, कि हमें पॉलिटिकल और लीगल स्टेटस दिया जाए, कानूनी अधिकार दिया जाए, और राजनीति में भी हमें राइट्स दिए जाए। थर्ड, इम्प्रूविंग देयर एजुकेशनल एंड करियर अपॉर्चुनिटी। उन्होंने डिमांड करी है कि हमारी एजुकेशन की जो अपॉर्चुनिटी है, अवसर है, उसे बढ़ाया जाए। जैसे नॉर्मल तौर पे हमने देखा है कि 10-12 तक पढ़ा के मना कर दिया जाता है गर्ल्स को कि अब आगे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो उसी चीज़ की डिमांड करी, भाई पढ़ेंगे तभी तो आगे कुछ बड़ा कर पाएंगे। तो तीसरी डिमांड इनकी क्या थी, एजुकेशनल और करियर अपॉर्चुनिटी को बढ़ाया जाए। फोर्थ, इक्वालिटी इन पर्सनल एंड फैमिली लाइफ, यानी कि ये तो हो गए बार बार के। अब दिक्कत क्या है, पैट्रियार्कल सोसाइटी हम पढ़ के आए हैं, तो पैट्रियार्कल सोसाइटी में मदर की या गर्ल्स की तो इमोशन फीलिंग सुनी नहीं जाती, ना उनके आइडिया मैटर करते हैं। तो इसके लिए जब हम इक्वालिटी की बात कर रहे हैं कि इक्वल अपॉर्चुनिटी और इक्वल राइट्स होने चाहिए, तो सबसे पहले कहाँ बात करेंगे, फैमिली लाइफ में ही तो करेंगे, कि फैमिली या पर्सनल लाइफ में भी उन्हें इक्वालिटी मिले, उनकी बात सुनी जाए, और जिस कारण से उनकी जो भी प्रॉब्लम है उस पर ध्यान दिया जाए। तो फेमिनिस्ट और उनकी क्या क्या डिमांड थी, क्लियर है ये चीज़ें। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो सेकंड क्वेश्चन हमसे कहता है, मेंशन डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ लाइफ। सेकंड क्वेश्चन हमसे कह रहा है, मेंशन डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ लाइफ इन विच वुमेन आर डिस्क्रिमिनेटेड और डिसएडवांटेज इन इंडिया। देखो, मैं पीडीएफ से पढ़ा रहा हूँ, क्वेश्चन वाइज पढ़ा रहा हूँ, तो आपको ये नहीं सोचना है कि सर चैप्टर तो आपने पढ़ाया नहीं, क्वेश्चन कराने लग गए। ये जो क्वेश्चन है आप एनसीईआरटी खोलोगे पर पेज पर, यानी कि जो पहले पेज पर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको किस तरीके से क्वेश्चन की लैंग्वेज में बन के आया हुआ है, सेम उसी तरीके से, और पीवाईक्यू सब इसमें उठा रखे हैं। तो ये प्रॉपर आप नोट्स भी कह सकते हो। इसमें दूसरा बेनिफिट ये है कि आंसर राइटिंग कैसे करनी है आपको साथ साथ वो पता लगेगा, हाईलाइट कैसे करना है। तो इस वजह से मैं डायरेक्ट क्वेश्चन की फॉर्म में पढ़ा रहा हूँ, हालांकि नोट्स ही हैं ये। जो पहले पेज पर जो टॉपिक है उसी का पहला क्वेश्चन उठा रखा है, दूसरे पेज पर जो टॉपिक है उसका दूसरा क्वेश्चन उठा रखा है। तो टेंशन फ्री हो गए, बस सिर्फ समझते हुए चलते रहो। तो सेकंड क्वेश्चन हमसे कह रहा है, डिफरेंट एस्पेक्ट बताने हैं लाइफ के जहाँ पर वुमेन को क्या करा जा रहा है, डिस्क्रिमिनेटेड करा जा रहा है। डिस्क्रिमिनेटेड का मतलब क्या होता है, भेदभाव। हमें वे सारे एस्पेक्ट बताने हैं जहाँ पर वुमेन के साथ भेदभाव करा जा रहा है। तो सेकंड कह रहा है, अब आंसर राइटिंग कैसे करेंगे। देखो, पेपर में सोशल साइंस का एक मिथ है कि हमें बड़ी बड़ी स्टोरी बना के आनी है, कहानी लिख के आनी है, ऐसा कुछ नहीं होता। हमें अगर 3 नंबर का है तो 3 से 4 पॉइंट में आंसर करो, 5 नंबर का है तो 5 से 6 पॉइंट में आंसर करो। साथ साथ कोई हेडिंग है, हेडिंग देते हुए चलो,
या फिर कोई नाम है उसे हाईलाइट करो, डेट है उसे हाईलाइट करो, बस इतना करो, ज़्यादा बड़ी डिटेल में कहानी लिखने की ज़रूरत नहीं होती है। तो जैसे अब मैंने इसका आंसर करा है, देखो सबसे पहली बात कहाँ कहाँ पर भेदभाव हुआ है, तो पहला जो डिस्क्रिमिनेशन मिला है हमें कहाँ मिला है, लिटरेसी रेट। लिटरेसी रेट क्या होता है, इसको बोलते हैं साक्षरता दर, कि कितने लोग पढ़े हुए हैं। इको की पहले चैप्टर में तुमने देखा भी होगा, लिटरेट पीपल किसे बोलते हैं, जो पीपल की एज 7 साल होती है एंड हु कैन रीड एंड राइट, जो पढ़ना और लिखना भी जानते हैं, उन्हें हम लिटरेट पीपल बोलते हैं। तो लिटरेसी रेट की बात करें, दे आर नॉट प्रोवाइडेड एडुकेट एजुकेशन, वुमेन को पर्याप्त एजुकेशन नहीं मिलती है, इसलिए लिटरेसी रेट वुमेन का कितना है, केवल और केवल 54%, कंपेयर्ड विद 76% अमंग मैन। यानी कि लोग जो पढ़े लिखे हैं कितने हैं, 76%, और जो वुमेन पढ़ी हुई है वे कितनी है, 54%। तो ऑटोमेटिक देख रहे हो ये भेदभाव ही तो हुआ है, जब भी तो इतना कम रेशियो आ रहा है, वरना इक्वल होता, हो सकता है वुमेन का ज़्यादा ही हो जाता, लेकिन ये क्या है, कम है। तो पहला पॉइंट क्या है, लिटरेसी रेट। सेकंड की अगर हम बात करें, सेकंड क्या हो जाएगा, सेकंड होता है लेस पेड। लेस पेड का मतलब कम सैलरी मिलती है। जैसे मोस्ट ऑफ द लेबर डन बाय देम इज अनपेड, ज़्यादातर वुमेन जो काम करती है वो क्या होता है, या तो अनपेड होता है कि उन्हें पैसे देते ही नहीं है, या फिर वेयर दे आर पेड फॉर द वर्क दे रिसीव लेसर विक्स, या फिर उन्हें बहुत कम सैलरी दी जाती है। जनरली तुमने देखा भी होगा कि भाई हीरो हीरोइन या एक्टर एक्ट्रेस काम करते हैं तो हीरो की तो बहुत ज़्यादा सैलरी होती है, एक्ट्रेस की कम होती है। वहीं दूसरा एग्जाम्पल अगर हम देखिए क्रिकेट टीम का, तो अब तो इक्वल कर दी, लेकिन उससे पहले क्या था, वुमेन को मुश्किल से 20-30 हज़ार मिलते थे पर मैच के, और मैन को मिलते थे अप्रोक्सीमेट 1.5-2 लाख रुपए की सैलरी। तो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस आ रहा है ना। तो उसी को क्या बोला गया, दूसरा हमने भेदभाव कहाँ देखा है, डिस्क्रिमिनेशन कहाँ देखा है, कि उन्हें सैलरी यानी कि पेड कम करा जाता है। तीसरा अगर हम बात करें, तीसरा आता है नॉट इम्प्लीमेंटिंग लॉ प्रॉपर्ली। जो कानून बनाए गए हैं, अब सरकार ने ये तो देख लिया कि सैलरी कम मिल रही है, तो प्रॉब्लम डिनोट हुई, प्रॉब्लम रिलेट हुई, तो उन्होंने सॉल्यूशन करा। तो सॉल्यूशन क्या करा, उन्होंने कानून बनाया। कानून क्या बनाया उन्होंने, द इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट, और ये कब बनता है, 1976 में। इसका रीजन क्या था, मतलब इस एक्ट में कहा क्या गया था, इस एक्ट में कहा गया था कि प्रोवाइड दैट इक्वल वर्क शुड बी पेड टू इक्वल वेग्स। ये वर्क नहीं है, इसको क्या लिखेंगे, वेग्स। यानी कि अगर कोई व्यक्ति इक्वल काम कर रहा है तो उसे क्या मिलेगी, इक्वल सैलरी दी जाएगी। अब लॉ तो पास हो गया, अब क्या आज के टाइम पर भी वुमेन्स को इक्वल में मिल रहे हैं, नहीं मिल पा रहे ना। तो यही इसकी थर्ड प्रॉब्लम है कि इन ऑलमोस्ट एरिया वर्क आर पेड लेस, यानी कि नॉट इम्प्लीमेंटिंग लॉ प्रॉपरली। जो कानून बना रहे हैं उसे सही तरीके से लागू नहीं कर पाई है सरकार। कानून तो बना दिया लेकिन वो लागू नहीं हो पा रहा, और आज भी वो भेदभाव चलता हुआ आ रहा है। अब हम बात करते हैं फोर्थ की। फोर्थ पॉइंट आता है गर्ल चाइल्ड अबॉर्शन। अबॉर्शन का मतलब होता है मतलब जो जन्म लेने से पहले ही बच्चे को मार देते हैं, उसको अबॉर्शन बोला जाता है। अब इसमें क्या होता है, ड्यू टू द प्रेफरेंस ऑफ द बॉय चाइल्ड, ज़्यादातर फैमिली ये चाहती है कि हमारे जो बेबी हो वो बॉय हो, लड़का हो। तो जिससे क्या होता है, फीमेल चाइल्ड अबॉर्टेड इन मैनी पार्ट ऑफ द कंट्री। फीमेल चाइल्ड को, जो फीमेल बच्चा होने वाला था, उसे जन्म लेने से पहले ही मार दिया जाता है। तो सच अबॉर्शन लीड टू डिक्लाइन इन चाइल्ड सेक्स रेशो। तो जिस कारण से चाइल्ड सेक्स रेशो एक डाटा होता है कि जिसमें हम पता लगाते हैं कितने नंबर ऑफ बॉयज़ पर कितने गर्ल हैं। ये लिखा हुआ है साथ साथ, नंबर ऑफ गर्ल्स चिल्ड्रन पर 1000 बॉयज़ इज़ मेयरली 919। तो करंट में जो डाटा है वो कितना है, केवल 919। तो चाइल्ड सेक्स रेशियो अगर हम डाटा की बात करें कि 1000 बॉयज़ पर कितनी गर्ल्स है, तो 1000 बॉयज़ पर हमारी गर्ल्स कितनी आई है, 919 गर्ल्स आई है। तो ऑटोमेटिकली देख रहे हो ये रेशियो ही कम है या नहीं है, यानी कि जन्म लेने से पहले हम लड़कियों को मार रहे हैं। तो ये भी तो उनके साथ भेदभाव ही है कि अगर उन्हें मारा जा रहा है तो क्यों मारा जा रहा है, जस्ट इस बेस पर कि वे गर्ल्स हैं। तो इसलिए ये हमारा फोर्थ पॉइंट हो जाएगा। तो पता लगा कहाँ कहाँ पर डिस्क्रिमिनेटेड करा जा रहा है या वे डिसएडवांटेज उठा रही है। क्लियर है ये सेकंड क्वेश्चन, गुड। अब हम चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कहता है, व्हाट इज द स्टेटस ऑफ वुमेन रिप्रेजेंटेशन इन इंडियन लेजिस्लेटिव। कि वुमेन का जो इंडियन लेजिस्लेटिव है, इंडियन लेजिस्लेटिव में बॉडीज़ में कितना रिप्रेजेंटेशन है, यानी कि कितना वे इस चीज़ को कैरी ऑन कर रही है। अब हमने ये तो देख लिया डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, तो एक ये भी पॉइंट ऐड हो सकता है कि लेजिस्लेटिव बॉडी में उनका मतलब रोल ही बहुत कम हो जाता है। जैसे
When it come to representation of women in legislative body, India is among the bottom group nation in the world. अगर हम लेजिस्लेटिव कौन होते हैं पहले ये बताओ। लेजिस्लेटिव होते हैं ना, लॉ मेकिंग का काम करते हैं। पार्लियामेंट में जितने भी होते हैं वे लेजिस्लेटिव का पार्ट आते हैं। तो लॉ मेकिंग में यानी कि कैबिनेट मिनिस्टर्स में हमारी वुमेन की अगर हम बात करें रेशियो कितना है, बहुत कम होता है। इसलिए अदर देश के मुताबिक अगर हम कंपेयर करते हैं तो इंडिया बॉटम ग्रुप में आता है। अब इसमें एक लाइन लिखी हुई है एनसीईआरटी में कि अगर बॉटम ग्रुप में है तो ज़्यादा वाले में कौन से है, तो स्कैंडिनेवियन कंट्री है जिसमें स्वीडन, फिनलैंड और नॉर्वे, ये 3 कंट्री ऐसी है कि जिनमें ज़्यादा रेशियो है वुमेन का। साथ साथ लैटिन अमेरिका भी है। ये 4 कंट्री ध्यान रखना, एक बार इस पे से एमसीक्यू बन के आ गया था कि ये 4 कंट्री ऐसी है जिनमें वुमेन का लेजिस्लेटिव में क्या है, रेशियो ज़्यादा है। इनसे अलग बाकी सब में इंडिया की अगर हम करंटली इंडिया की बात करें तो इंडिया में बहुत ही कम है। जैसे डाटा भी दिया हुआ है इसने, वुमेन रिप्रेजेंटेशन हैज़ ऑलवेज बीन लेस देन 10% इन लोकसभा। तो लोकसभा में 543 सीट हैं जिसमें से 10% से भी कम ही वुमेन चुन के आती है। तो रेयरली बात करें तो 54 के आसपास ही वुमेन्स है। वहीं पे अगर हम बात करें, यानी कि फर्स्ट टाइम हुआ था 2014 वाले जो इलेक्शन हुए थे उसमें 12% गया था, बाकी इससे भी कम ही रहता है। अब बात करें स्टेट असेंबली जिसमें सीएम चुन के आते हैं, तो सीएम वाले में तो वो और भी कम हो जाता है, ये केवल और केवल 5% ही रहता है। अब स्टेट की, हर स्टेट की सीट अलग होती है तो इसलिए यहाँ पे डाटा नहीं बता सकते, अपनी स्टेट के अकॉर्डिंग चेक कर लेने कि आपकी स्टेट में कितना है। बट ओवरऑल अगर परसेंट देखें तो लोकसभा में केवल 10% वुमेन है और वहीं पर इसमें स्टेट असेंबली में केवल कितनी जा रही है, 5% ही जा रही है। क्लियर है ये बात। अब आगे नेक्स्ट इसी में हमें देखना है अगला पॉइंट, 2 पॉइंट हो गए इसके। थर्ड ये कह रहा है ऑन द अदर हैंड द सिचुएशन इज डिफरेंट इन द केस ऑफ लोकल गवर्नमेंट। अब लोकसभा और स्टेट असेंबली यानी कि लेजिस्लेटिव असेंबली में तो बहुत कम है, लेकिन एक चेंज आया। चेंज कहीं पे आया है, वो आया है हमारा लोकल गवर्नमेंट में। लोकल गवर्नमेंट में जब हमने देखा था फेडरलिस्ट वाले चैप्टर में हम पढ़ के आए थे कि लोकल गवर्नमेंट में क्या करा है, 1/3 सीट रिजर्व करी थी या नहीं करी थी। 1/3 सीट इज रिजर्व और इन पंचायत एंड म्यूनिसिपैलिटी रिजर्व फॉर द वुमेन, यानी कि जितनी टोटल होगी उसमें से 1/3 सीट रिजर्व होगी। अब अगर 1/3 सीट रिजर्व कर दी तो इसका मतलब क्या है, 1/3 सीट पे अगर इलेक्शन लड़ेगी तो केवल और केवल कौन लड़ेगी, वुमेन लड़ेगी ना। तो कोई भी जीते चुन के कौन आएगी, वुमेन ही आएगी। तो इसका फ़ायदा क्या मिला, देखो एक इतने से इनिशिएटिव से फ़ायदा क्या मिला कि करंट टाइम पर 10 लाख इलेक्टेड वुमेन है जो काम कर रही है रूरल और अर्बन लोकल बॉडीज़ में। तो एक छोटे से चेंज ने वुमेन का लोकल बॉडीज़ में तो बेनिफिट करा है। अब इसी के चलते चलते आगे डिमांड करी गई है कि जो 1/3 का रिजर्वेशन करा है ये लोकसभा और स्टेट असेंबली में भी करना चाहिए। तो इंडिया में वुमेन का लेजिस्लेटिव असेंबली में या लोग उसमें क्या रोल है वो क्लियर हुआ है। अब नेक्स्ट इसी पे आगे दिया है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, हाउ द रिलीजन एंड पॉलिटिक्स आर इंटरकनेक्टेड। तो बेसिकली अगर हम बात करें यहाँ तक, इससे पहले जो ऊपर वाला टॉपिक था यहाँ तक हमारा जेंडर वाला हो जाता है ख़त्म। पहला फ्रेज जेंडर वाला जो स्टार्टिंग के 2 पेज में दे रखा है वो हमारा हो जाता है फिनिश। अब नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होता है रिलीजन वाला। तो रिलीजन को क्या बोलते हैं, धर्म। तो ये पूछ रहा है हमसे कि रिलीजन और पॉलिटिक्स आपस में इंटरकनेक्टेड कैसे हैं, क्या लेना देना है इनका। भाई देखा जाए रिलीजन का मतलब तो आस्था से है ना, कि जो हम प्रेयर कर रहे हैं उतना ही रहना चाहिए, तो उसका राजनीति में इतना इफेक्ट क्यों है और वो कैसे है ये हमें देखना है। तो इसकी अगर हम बात करें इसमें 3 स्टेटमेंट है जो हाईलाइट करके दिखाई गई है कि क्या क्या लेना देना है। तो सबसे पहला गांधी जी का, गांधी जी ने कहा है कि रिलीजन कैन नेवर बी सेपरेटेड फ्रॉम द पॉलिटिक्स। जो रिलीजन है वो उसको हम राजनीति से अलग कर ही नहीं सकते हैं। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब थोड़ा सा डिफरेंट मीनिंग है। गांधी जी जो कहना चाह रहे थे उन्होंने एक्सप्लेन करा फिर आगे, ताकि कोई गलत मतलब ना निकाल ले। उन्होंने कहा ही मींट बाय रिलीजन वाज नॉट एनी पर्टिकुलर रिलीजन लाइक हिंदू और इस्लाम। उन्होंने कहा रिलीजन से मेरा लेना देना प्रॉपर हिंदू या इस्लामिक रिलीजन से नहीं है, बट मेरा लेना देना किससे है, मोरल वैल्यू दैट इन्फॉर्म ऑल रिलीजन। जो हर रिलीजन की कुछ ना कुछ नैतिक वैल्यू होती है,
बेसिक प्रिंसिपल होते हैं जो सबके कॉमन होते हैं। तो वे कहते हैं हमें उन मोरल वैल्यू को ध्यान में रखते हुए राजनीति करनी चाहिए कि कुछ भी ऐसा काम ना करे जिससे किसी रिलीजन के मोरल वैल्यू को ठेस पहुँचे। उसी के साथ ही बिलीव दैट पॉलिटिक्स मस्ट बी गाइडेड बाय एथिक्स ड्रोन फ्रॉम द रिलीजन। तो जो हर धर्म के द्वारा बेसिक नैतिक वैल्यू ड्रोन करी गई है, बनाई गई है, उसी को ध्यान में रखते हुए भी हमें पॉलिटिक्स करनी चाहिए, राजनीति करनी चाहिए। इससे क्या होगा कि कोई भी रिलीजन के लोग हर्ट नहीं होंगे और इजीली हम मिलजुल कर रह पाएंगे। सेकंड बात करें तो सेकंड पॉइंट आया ह्यूमन राइट का। अब ह्यूमन राइट वाले क्या कहते हैं? ह्यूमन राइट, पहली बात ह्यूमन राइट होता क्या है? ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो ये चेक करती है कि डेमोक्रेटिक कंट्री में सही तरीके से डेमोक्रेसी चल रही है या किसी को परेशान करा जा रहा है। तो ह्यूमन राइट वालों ने देखा, एक ऑब्जर्वेशन करी, ग्रुप इन आवर कंट्री, हाउ आर यू दैट मोस्ट ऑफ द विक्टिम ऑफ कम्युनल राइट। विक्टिम का मतलब जो भी परेशान है, ज़्यादातर कम्युनल राइट्स, रियोट से, ये राइट नहीं है, रियोट है। कम्युनल रियोट का मतलब जातिगत दंगे के कारण जो ज़्यादातर विक्टिम होते हैं वे क्या होते हैं? पीपल फ्रॉम द रिलीजियस माइनॉरिटी। वे ज़्यादातर किसी ना किसी रिलीजियस माइनॉरिटीज़ से होते हैं। माइनॉरिटीज़ का मतलब जो कम संख्या में लोग हैं। जैसे हमने एक चैप्टर 1 में एग्जाम्पल देखा था श्रीलंका वाला। तो श्रीलंका में तमिल वाले रहते थे और साथ साथ सिंगल रहते थे। सिंगल मेजोरिटी में थी, सिंगल मेजोरिटी में थे तो उन्होंने क्या करा? तमिल वालों के साथ भेदभाव शुरू हुआ, तो ये एक आगे जाके सिविल वॉर वाली सिचुएशन क्रिएट हो गई थी। ठीक है, तो उसी को इन्होंने ध्यान में रखते हुआ ये बात कहा कि ज़्यादातर अगर हम देखते हैं तो माइनॉरिटीज़ वालों के साथ कुछ ना कुछ दिक्कतें चलती रहती है। सो गवर्नमेंट शुड टेक स्पेशल स्टेप टू प्रोटेक्ट रिलीजियस माइनॉरिटी। इसमें पहल किसे करनी पड़ेगी? जो हमारी सरकार है उसे एक स्पेशल स्टेप लेना चाहिए ताकि हम इन रिलीजियस माइनॉरिटी वाले लोगों को प्रोटेक्ट कर सके, थोड़ा बहुत फेवर कर सके। अब ये कह सकते हैं कि अगर गवर्नमेंट फेवर कर रही है तो ये इक्वालिटी कैसे हुई है? अब इसमें हमने एक चीज़ पढ़ी थी, इक्विटी वाला, कि हम ये भी तो देख रहे हैं ना कि ऑलरेडी माइनॉरिटीज़ में है, कम संख्या में है, तो थोड़ा बहुत फेवर करना चाहिए ताकि उनके साथ कहीं पक्षपात, पार्शियलिटी ना हो। थर्ड इसी में रिलीजन को कैसे रिलेट करा गया है? वुमेन्स जो है, वुमेन्स ऑलवेज ब्लेम दैट फैमिली लॉ ऑफ ऑल रिलीजन। अलग अलग धर्म में फैमिली लॉ अलग अलग होते हैं, ये भी डिस्क्रिमिनेट करते हैं। तो लोग मतलब किस तरीके से कि लोग क्या काम करते हैं, रिलीजन के नाम पर वुमेन के साथ डिस्क्रिमिनेटेड करते हैं कि हमारे धर्म में तो ऐसा नहीं होता, लड़कियां पढ़ने नहीं जाएगी या ये नहीं करेगी, वो नहीं करेगी, बाहर नहीं जा सकते, ऐसे नहीं कर सकते। तो अब इसमें क्या होता है, वे माननी पड़ती है क्योंकि बात अगर सिर्फ थोड़ी होती तो शायद छोड़ भी देते, बट रिलीजन की आड़ ले ली। तो इसमें भी वुमेन्स डिमांड करती है कि इन सारे लॉ को चेंज करना चाहिए या मोर इक्विटेबल करे। प्रॉपर चेंज नहीं कर सकते तो थोड़ा बहुत चेंज करें जिससे वुमेन्स को भी इक्वल अपॉर्चुनिटी और राइट मिल सके। तो अब इसमें हमने देख रहा था रिलीजन और पॉलिटिक्स कनेक्ट है या नहीं है। गांधी जी के अकॉर्डिंग कनेक्ट है, लेकिन क्या होना चाहिए? केवल मोरल वैल्यू को ध्यान में रखते हुए ही कनेक्शन है, यानी कि मोरल वैल्यू को हमें ध्यान में रखना चाहिए। दूसरा अगर हम बात करें ह्यूमन राइट, ह्यूमन राइट वाले कैसे कहते हैं? ह्यूमन राइट वाले कह रहे हैं कि हमने देखा कनेक्ट तो है, क्योंकि जब जब भी किसी के साथ दंगे होते हैं या प्रॉब्लम होती है तो उसमें क्या देखा जाता है कि ज़्यादातर रिलीजियस माइनॉरिटी वाले मिलते हैं। तो इसका ध्यान कौन रखेगी? राजनीति में जो सरकार चुन के आई है वही तो रखेगी कि ऐसा ना हो। और थर्ड, वुमेन भी बात करते हैं कि फैमिली लॉ में डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, तो ये लॉ चेंज होने चाहिए। लॉ चेंज कब होंगे? जब राजनीति अच्छे से चल पाएगी, यानी कि जो रूलिंग में लीडर आया है वो इस बात का ध्यान रखे कि हाँ हमें ऐसा चेंज करना है। तो थर्ड पॉइंट क्लियर है। नेक्स्ट कह रहा है हाउ रिलीजन शुड बी इफेक्टिव इन पॉलिटिक्स। हाउ रिलीजन शुड बी इफेक्टिव इन पॉलिटिक्स, यानी कि रिलीजन को पॉलिटिक्स में क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो रिलीजन का पॉलिटिक्स में क्या इफेक्ट पड़ेगा? देखो, पहला पॉइंट, पीपल शुड बी एबल टू एक्सप्रेस, यानी कि हमने ये तो कह दिया कि रिलीजन कनेक्टेड है। तो रिलीजन्स अगर हम ऐड कर दें राजनीति में तो क्या प्रभाव डालेगा? पहला इफेक्ट क्या डालेगा? पीपल शुड बी एबल टू एक्सप्रेस इन पॉलिटिक्स देयर नीड। अगर हर धर्म के व्यक्ति राजनीति में चुनकर जाएंगे तो उन्हें अपनी प्रॉब्लम पता होगी, उन्हें अपने एरिया में क्या काम कराना है वो पता होगी, उन्हें अपनी नीड्स पता होगी, अपने इंटरेस्ट पता होंगे, क्या उनकी डिमांड है, क्या उन्हें चाहिए। और अगर वे चुनकर आएंगे तो अपने रिलीजियस के लिए वे कुछ ना कुछ डिमांड करेंगे और सही तरीके से अपनी बात पहुंचा पाएंगे। तो पहला बेनिफिट तो ये होता है, इसलिए रिलीजन को ऐड होना चाहिए। दूसरा, those who hold political power should sometime be able to regulate the practice of religion। जो
पॉलिटिकल पावर में है वे कई बार क्या करते हैं कि धर्म की बातें भी प्रचार प्रमोट करते हैं। अब हालांकि ये नॉर्मल है, तुमने देखा भी होगा, जैसे चुनाव से पहले सारे नेता क्या हो जाते हैं, सबसे ज़्यादा सेक्युलर बन जाते हैं। सेक्युलर कैसे भाई, बिहार में मान लो इलेक्शन हुए तो बिहार में जाके बिहार का करेंगे, पंजाब में हुए तो पगड़ी वगैरह पहन के जाएंगे, कहीं ऐसे इसमें जिसमें मुस्लिम एरिया ज़्यादा है तो टोपी वगैरह पहन लेंगे। तो उस टाइम पे वे सब भूल जाते हैं कि हम किस धर्म से हैं, उन्हें बस किस चीज़ से मतलब होता है कि भाई वोट होनी चाहिए, उसके बाद सारे काम होंगे। तो इसमें क्या होगा कि कुछ हद तक डिस्क्रिमिनेशन कम होगा और उनको ऑपरेशन भी बचेगा, कि ऐसा नहीं होगा वे एक तरफा नहीं सोचेंगे, थोड़ा बहुत तो एटलीस्ट थोड़ा बहुत तो ध्यान रखेंगे। थर्ड, दिस पॉलिटिकल एक्ट आर नॉट एज रॉन्ग एज दे ट्रीट एवरी रिलीजन इक्वली। दूसरी बात, अगर कोई पॉलिटिक्स में जाएगा उसे लॉ बनाने की पावर मिलेगी, और वे लॉ जब तक अच्छे हैं, जब तक हर रिलीजन को हम इक्वली ट्रीट कर रहे हैं, यानी किसी रिलीजन के साथ भेदभाव नहीं कर रहे हैं, तो वो हर तरीके से जो लॉ है वो अच्छा माना जाएगा। अब आते हैं फिफ्थ हमसे ये कह रहा है डिफाइन कम्युनलिज्म। अब कम्युनलिज्म क्या होता है, ये होती है संप्रदायवाद या फिर समुदायवाद। तो संप्रदायवाद क्या होता है, देखो इधर कम्युनलिज्म किससे बोलेंगे, एक बिलीफ, एक आस्था है इन विच द फॉलोअर्स ऑफ पर्टिकुलर रिलीजन, किसी धर्म को मानने वाले लोग ये सोचने लगते हैं, बिलीव दैट देयर रिलीजन इज सुपीरियर टू अदर रिलीजन। जब किसी एक धर्म के लोग ये सोचने लग जाए कि उनका जो धर्म है वो बाकी सभी धर्मों से बेस्ट है, सुपीरियर है, सर्वश्रेष्ठ है, उससे अलग और कोई धर्म है ही नहीं, तो ऐसे में क्या होता है, कम्युनलिज्म शुरू हो जाता है, संप्रदायवाद शुरू होता है। क्यों? अ बिलीव दैट द फॉलोवर ऑफ अ पर्टिकुलर रिलीजन मस्ट बिलोंग टू वन कम्युनिटी। वे ये मानना शुरू करते हैं कि जो भी आसपास हमारे रह रहा है वो क्या होना चाहिए, एक ही रिलीजन से बिलोंग करे और एक ही कम्युनिटी, एक ही समुदाय का व्यक्ति हो। अब देयर फंडामेंटल और इंटरेस्ट आर द सेम, और उनके जो इंटरेस्ट है, उनकी जो आस्था है वो भी सेम हो। एनी डिफरेंस दैट दे मे हैव बीन इररिलेवेंट और ट्रैवल फॉर द कम्युनिटी लाइफ। अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो उनके धर्म की बात नहीं मान रहा है, जो उनकी जाति की बात नहीं मान रहा है, समुदाय की बात नहीं मान रहा है, तो वो उनके लिए खराब हो जाता है। इन इट एक्सट्रीम फॉर्म, अब अगर ये बहुत बड़े लेवल पर बढ़ जाए, ऐसी विचारधारा अगर बड़े लेवल पर बढ़ जाए तो क्या होगा, कम्युनलिस्ट लीड टू बिलीव दैट पीपल बिलोंगिंग टू डिफरेंट रिलीजन कैन नॉट लिव एज इक्वल सिटीजन। ये LIVE वाला लिव, अगर ये कैसा सोचने लग जाते हैं, फिर अगर एक्सट्रीम लेवल पर बढ़ जाता है, ये सोचते हैं कि अगर कोई लोग अलग अलग धर्म को फॉलो कर रहा है तो वे एक साथ नहीं रह सकते हैं, विद इन वन नेशन, एक देश में एक साथ नहीं रह सकते हैं, उनके साथ फूट पड़ेगी ही पड़ेगी। इधर वन ऑफ देम हैज़ टू डोमिनेट द रेस्ट, या तो उनमें से किसी एक को दूसरे को डोमिनेट करना पड़ेगा, उनसे आगे बढ़कर रहना पड़ेगा, या फिर दे हैव टू फॉर्म डिफरेंट नेशन, या फिर ये कह देते हैं आप अपना दूसरा देश बना लो, हमारे देश में तो तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। तो ये कम्युनलिज्म है। तो बेसिकली अगर शॉर्ट में बताऊँ कम्युनलिज्म क्या है, जब किसी एक रिलीजन के लोग ये मानने लग जाए कि हमारा धर्म सर्वश्रेष्ठ है, हम ही बेस्ट हैं, उससे अलग ना तो इस देश में कोई रहे और ना किसी की कोई ज़रूरत है। अगर वे हमारी बात मान रहे हैं तो ठीक है, वरना वे जाओ और दूसरी जगह देश में जाकर रह सकते हैं। इसको कम्युनलिज्म बोला जाता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, स्टेट डिफरेंट फॉर्म ऑफ कम्युनल पॉलिटिक्स विद वन एग्जाम्पल ईच। तो ये जो हमने कम्युनलिज्म देखा है, इसका राजनीति में कैसा कैसा रोल है, एक एक एग्जाम्पल देते हुए बताना है। एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, या फिर इसकी अदर लैंग्वेज जो बन के आई है, हाउ कम्युनलिज्म कैन टेक वेरियस फॉर्म इन पॉलिटिक्स। कम्युनलिज्म को राजनीति में अलग अलग किस तरीके से काम करता है। साथ साथ हाउ डज रिलीजन इन्फ्लुएंस पॉलिटिक्स, कैसे एक धर्म राजनीति पर प्रभाव डाल सकता है। तो ये हमें अब इसमें देखना है। तो नेक्स्ट अगर हम बात करें, इसका आंसर ये है। अब ये कह रहा है द एक्सप्रेशन ऑफ कम्युनल सुपीरियोरिटी ऑफ वन रिलीजन ओवर अदर रिलीजन इन एवरीडे बिलीफ। पहला पॉइंट क्या है, अगर हेडिंग देना चाहिए हम तो इसमें क्या आएगा, सुपीरियोरिटी। सुपीरियोरिटी क्या होता है कि जब लोग ये सोचने लगे कि हमारा धर्म क्या है, बाकी धर्म से सुपीरियर है, सर्वश्रेष्ठ है, तो ये क्या करेगा, बाकी के साथ दिक्कत होगी या नहीं होगी, ऑब्वियस ही बातें होगी। तो ऐसे में क्या होता है, मिलिटेंट रिलीजियस ग्रुप, कुछ ग्रुप उग्रवाद हो जाते हैं, यानी कि वे थोड़ा सा गुस्सा करना शुरू कर देते हैं, मारपीट पे आ जाते हैं, दंगे होने शुरू हो जाते हैं। तो ये भी एक एग्जाम्पल है। सेकंड अगर हम बात करें, दे डिज़ायर टू फॉर्म पॉलिटिकल डोमिनेंस, ये क्या काम करते हैं, ये
अपने आप में जब अपने आप को सर्वश्रेष्ठ मानने लगे तो ये क्या करेंगे, राजनीति में अपना डोमिनेंस स्थापित करेंगे। डोमिनेंस का मतलब कि हम ही बेस्ट हैं और अब ज़्यादा से ज़्यादा राजनीति में किसका हिस्सा हो, केवल और केवल हमारा हिस्सा हो, दूसरी कास्ट के रिलीजन के लोग भी चुनकर ही ना आए, क्योंकि अगर आए तो वे अपने लिए कुछ ना कुछ एक्ट बनाएंगे, तो वे चुनकर भी ना आए। इससे क्या होता है, या तो पॉलिटिकल डोमिनेंस बनाओ या फिर अपनी एक अलग स्टेट बना लो। इट विल बी मेजोरिटेरियन डोमिनेंस। अगर डोमिनेंस होगी तो मेजोरिटी की होगी, यानी कि जो बहुमत में है, ज़्यादा संख्या में लोग हैं, भाई ज़्यादा संख्या में है उन्हें ही वोट मिलेगी, वोट तो नॉर्मल लोग ही देंगे ना, तो उन्हें डोमिनेंस मिलेगा। या फिर क्या होगा, जो माइनॉरिटी वाले हैं, कम संख्या वाले हैं, वे एक सेपरेट पॉलिटिकल यूनिट की डिमांड करेंगे कि हमें एक ऐसी स्टेट दे दो जहाँ पर हम सारे एक साथ ही रहें और वहाँ पर हमारी अलग पॉलिटिकल यूनिट हो जाए। जैसे हम देखते हुए आए हैं हमेशा से, जम्मू एंड कश्मीर में पहले क्या होता था, सेपरेटिस्ट लीडर थे कि ये यही डिमांड करते रहते थे कि जम्मू कश्मीर को अलग कर दिया जाए, ये कर दिया जाए। हालांकि 2019 के बाद से ये सिचुएशन में काफ़ी ज़्यादा चेंज हुआ है, क्योंकि वे माइनॉरिटी में है और माइनॉरिटी में है, वे डिमांड कर रहे हैं कि या तो देखो हमें मेजोरिटी में एब्लिश करो, वो नहीं कर पा रहे तो हमें अलग कर दो। तो थर्ड आता है पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन। पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन का मीनिंग है कि कैसे हम पॉलिटिकली टॉपिक को अपनी तरफ खींचते हैं। खींचना कैसे, द यूज़ ऑफ रिलीजियस सिंबल। ज़्यादातर देखो, हालांकि ये सब बैन है, अगर इलेक्शन मैनिफेस्टो हम 9th क्लास में पढ़ के आए थे उसमें सीधा सीधा बताया जाता है कि आप किसी रिलीजियस चीज़ का यूज़ नहीं करोगे, सरकारी चीज़ का यूज़ नहीं करोगे। लेकिन उसके बाद भी क्या होता है, लीडर प्रमोट करने जाता है तो रिलीजियस सिंबल्स का यूज़ करता है, राजनीतिक धर्म का चिन्ह का यूज़ करता है। एंड लीडर्स इन पॉलिटिक्स टू अपील टू द वोटर्स, और साथ साथ वोटर्स को अपील करता है कि धर्म के नाम पर वोट दो। तो जिससे क्या होता है, दिस टेक्निक इज अप्लाइड बाय मैनी पॉलिटिशियन इज इन्फ्लुएंस वोटर फ्रॉम 2 लार्जेस्ट कम्युनिटी इन द कंट्री। तो जिससे क्या होता है, ज़्यादातर इन्फ्लुएंस करते हैं वोटर्स को किस में, 2 जो बड़ी रिलीजियस कम्युनिटी है। जैसे अगर मान लीजिए इंडिया की बात करें तो कोई हिंदू धर्म के नाम पर वोट मांगने आता है, कोई मुस्लिम्स के नाम पर वोट मांगने आता है, तो ये अलग अलग धर्म में मोबिलाइज करते हैं, यानी कि वोट वैल्यू को खींचते हैं अपनी तरफ, लेकिन किसके नाम पर, धर्म के नाम पर। अब फोर्थ, अगर भाई ये चीज़ चल रहा है, मतलब धर्म को ऐड कर ही लिया, तो फिर फाइनल क्या होगा, कम्युनल वायलेंस तो होगा ही, धर्म के नाम पर दंगे तो होंगे ही। जब तुम इसे इतना हैवी कर लोगे फिर दंगे होंगे। तो दंगे कैसे, कम्युनल पॉलिटिक्स कैन टेक द फॉर्म ऑफ अ कम्युनल वायलेंस एंड रियोट एंड मैसेकर्स। वायलेंस का भी मतलब दंगे है, रियोट्स का भी मतलब दंगे है, मैसेकर का मतलब एक तरीके से नरसंहार हो जाता है कि बड़ी मात्रा में जब हम लोगों को मारते हैं तो उसे मैसेकर बोला जाता है। तो इसका एग्जाम्पल ऐड कर रखा है, जैसे गुजरात के 2002 में हुए हैं, जम्मू एंड कश्मीर में होते ही रहते हैं ऑलमोस्ट, और यूपी में भी हुआ था 2014 के आसपास। तो ये सारे इसके एग्जाम्पल में ऐड हो जाएंगे। तो रिलीजन को हमने, यानी कि कम्युनलिज्म को हमने राजनीति में ऐड करा, तो ऐड करा तो क्या क्या हुआ, पहले वे अपनी सुपीरियोरिटी चाहेंगे, दूसरा पॉलिटिक्स में डोमिनेंस चाहेंगे कि अब हमारा ही धर्म का पॉलिटिक्स में बोलबाला हो, तीसरा वे धर्म के नाम पर वोट मांगेंगे और वोट वैल्यू खींचेंगे, चौथा अगर इतनी सारी चीज़ें हो रही है तो रिजल्ट भी तो आएगा, रिजल्ट क्या आएगा, धर्म के नाम पर दंगे होने शुरू हो जाएंगे। क्लियर है इतनी बात। नेक्स्ट अगर हम बात करें इसमें, मेंशन एनी 2 कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन दैट मेक इंडिया अ सेक्युलर स्टेट। ये वाला इंपॉर्टेंट है, इस बार एमसीक्यू में बन के आया था, एज इट इज 3 मार्क का क्वेश्चन में भी आ जाता है। ये चारों के चारों लाइन लिख के दे रखी थी, उसमें पूछा गया था कौन सी सही है कौन सी गलत है। सबसे पहली बात, ऐसी कौन से प्रोविज़न है जो हमारे संविधान में लिखे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे हैं, जो इंडिया को सेक्युलर बनाते हैं। सेक्युलर का मतलब धर्मनिरपेक्ष, यानी कि इंडिया किसी भी धर्म का फॉलो नहीं करेगा। जैसे हमने पहले देखा है कि अगर आसपास की बात करें तो श्रीलंका वालों ने बुद्धिज्म को माना था, वहीं पे पाकिस्तान में चले जाते हैं, पाकिस्तान प्रॉपर इस्लामिस्ट कंट्री है, और किसी में चले जाएं तो वो भी मतलब कुछ ना कुछ रिलीजियस है। लेकिन इंडिया को अगर हम ऑन पेपर देखेंगे, संविधान में देखेंगे, तो इंडिया का कोई भी मेन रिलीजन नहीं है। क्यों, देखो अब आते क्वेश्चन पे, द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइजन दैट मेक इंडिया एज अ सेक्युलर स्टेट। तो ऐसे कौन कौन से संविधान में जो इंडिया को सेक्युलर स्टेट बनाते हैं। पहली चीज़ जो संविधान में लिखी है कि देयर विल बी नो ऑफिशियल रिलीजन, इंडिया का कोई भी ऑफिशियल धर्म नहीं होगा, यानी कि हम किसी भी ऑफिशियल धर्म को नहीं बोलेंगे। फॉर द इंडियन स्टेट और कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट गिव अ स्पेशल स्टेटस टू एनी रिलीजन, हमारे संविधान में किसी भी धर्म को स्पेशल स्टेटस नहीं दिया गया है। हालांकि हिंदुज्म ज़्यादा है
लेकिन उसके बाद भी ऐसा नहीं है कि भारत हिंदुत्व का देश घोषित करा गया है हमारे संविधान के अकॉर्डिंग। संविधान ने किसी भी धर्म को एक कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेट नहीं माना है। सेकंड, इससे इफेक्ट क्या पड़ता है? सबको फ्रीडम है टू प्रैक्टिस, प्रोफेस एंड प्रोपागेट एनी रिलीजन। अपने धर्म को प्रैक्टिस करो, प्रोफेस करो, उसका प्रचार करो, या फिर प्रोपागेट मतलब उसको मानना या फिर उसे फैलाना, मतलब अपने धर्म की अच्छी बातों को प्रमोट कर सकते हो, बुरी बातों को नहीं। कभी ये सोचने लग जाओ कि हमारे तो संविधान में लिखा है प्रोपागेट कर सकते हैं। प्रोपागेट केवल अच्छी बातों को करते हैं, बुरी बातों को नहीं करते। बुरी बातें हालांकि रिलीजन में लिखी भी नहीं होती, उसे कोई ना कोई बीच में आके मैनिपुलेट करके इधर उधर के लगा के तुम्हें सिखाया जाता है। तो थोड़ा सा फैक्ट चेक करके उसे भी वेरीफाई कर लिया करो। तो अब इसमें एक चीज और भी है, ऑफ वंस चॉइस और नॉट टू फॉलो, कि कोई अपनी मर्जी से अपना रिलीजन को फॉलो कर सकता है, सारी चीज़ कर सकता है। और अगर किसी की इच्छा है कि भाई मुझे तो कोई धर्म नहीं मानना, तो वो भी फ्रीडम है कि आपको कोई धर्म नहीं मानना तो कोई भी धर्म फॉलो ना करो। ऐसे ही लोगों को हम क्या कहते हैं? एथिस्ट बोलते हैं ना, कि कोई भी धर्म ना मानने वाला लोग। अगर ऐसा भी कोई चाह रहा है कि ना तो मुझे हिंदू धर्म मानना, ना मुस्लिम, ना जैन, सिख, बौद्ध, कोई सा धर्म नहीं मानना, तो कोई दिक्कत नहीं, बिना धर्म फॉलो करे भी आप रह सकते हो। थर्ड, द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट द डिस्क्रिमिनेशन। कॉन्स्टिट्यूशन मना करता है कि ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, कि धर्म के नाम पर कहीं पर भी भेदभाव नहीं होना चाहिए। आर्टिकल 15 बोलता है ना, आर्टिकल 15 भी है और फिर 23, 24 भी है। वे यही बताते हैं कि धर्म के नाम, 25 to 28 जाके आए, फिर भी हमें यही बताते हैं कि धर्म के नाम पर किसी भी तरीके का भेदभाव नहीं होना चाहिए। अब कॉन्स्टिट्यूट अलाउ द स्टेट टू इंटरवीन इन द मैटर ऑफ रिलीजन। कॉन्स्टिट्यूशन क्या काम करता है? स्टेट को परमिशन देता है कि इन द मैटर ऑफ रिलीजन, कि अगर कहीं पर इन ऑर्डर टू इंश्योर इक्वालिटी विद रिलीजियस कम्युनिटी, कि अगर कहीं पर रिलीजन के तौर पर पार्शलिटी करी जा रही है, भेदभाव करा जा रहा है, डिस्क्रिमिनेशन करा जा रहा है, तो वहाँ पर क्या कर सकती है? स्टेट इंटरवीन कर सकती है, उस मामले में हस्तक्षेप कर सकती है और साथ साथ उस मैटर को सॉर्ट आउट करा सकती है। जैसे हमने देखा भी था, फॉर एग्जाम्पल इट्स बैन्स अनटचेबिलिटी, जो हमने एग्जाम्पल भी देखा था, एक अनटचेबिलिटी को बैन करने का काम इसी ने करा है। और इट हेल्प टू कॉम्पेट विद द कम्युनलिज्म। तो जो हमने ऊपर देखी थी प्रॉब्लम कम्युनलिज्म की, कि धर्म को हैवी करके पॉलिटिक्स में उतारा गया, वोट मांगी गई, ये सारे काम करे गए, तो एक तरीके से हम ये भी कह सकते हैं उसका सॉल्यूशन क्या है? उसका सॉल्यूशन जो कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया है वो क्या दिया है? सेक्युलरिज्म को फॉलो करके, कि इंडिया कैसा देश होगा? सेक्युलर कंट्री होगा, ये किसी भी धर्म को स्पेशल फॉलो नहीं करेगा। क्लियर है ये क्वेश्चन? सेक्युलरिज्म क्या है? इंपॉर्टेंट भी है, पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, हाउ कास्टिज्म इरेडिकेट फ्रॉम द सोसाइटी, कि जो ये जातिवाद है ये समाज से कैसे खत्म होगा? इरेडिकेट का मतलब खत्म होना। तो खत्म कैसे हुआ है? कि देखो पूरी तरीके से तो अभी तक भी खत्म नहीं हुआ है। जो जातिवाद है अब तक भी चलता हुआ आ रहा है, भेदभाव भी होते हैं, हमने नॉर्मल लाइफ में देखा भी होगा आज के टाइम पर भी। लेकिन खत्म कैसे हो रहा है? जैसे इसमें पहला पॉइंट दिया गया है, मैनी सोशल रिफॉर्मर, काफ़ी सारे समाज सुधारक थे जिन्होंने इस पर काम करा, जिसमें फेमस जो हमारी बुक में नाम दिए गए हैं, ज्योतिबा फुले हैं, गांधी जी हैं, भीमराव अंबेडकर हैं, पेरियार रामास्वामी नायकर हैं। इन्होंने क्या काम करा? काफ़ी ज़्यादा सोसाइटी के लिए काम करा है और एक ऐसी सोसाइटी बनाई है जो सोशल इक्वालिटी पर फोकस करे, सामाजिक समानता पर फोकस करे, कि समाज में सब मिलजुल कर रहें और उन पर कोई भी फर्क ना पड़े। सेकंड, ये तो पहला इफेक्ट क्या है? सोशल रिफॉर्मर का काम करना। दूसरा अगर हम बात करें इकोनॉमिक डेवलपमेंट, हेडिंग अगर देना चाहो तो दूसरा क्या हो जाएगा? इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इकोनॉमिक डेवलपमेंट का मतलब आर्थिक रूप से डेवलपमेंट हुए, पैसा ज़्यादा आया है। ऑटोमेटिकली हम बात करते हैं पैसा ज़्यादा तो लोगों की इज्जत बढ़ जाती है, जाति वाति सब भूल जाते हैं, जिस पे पैसा ज़्यादा है उसकी हम रेस्पेक्ट करना शुरू कर देते हैं। तो पैसा ज़्यादा कैसे? लार्ज स्केल अर्बनाइजेशन, जो बड़े लेवल पर शहरीकरण हुआ है, यानी कि पहले गांव में थे तो गांव में ये चीज़ें ज़्यादा होती है, आज तक भी होती है कि गांव में हम पहचान जाते हैं ये उस कास्ट का है, ये इस कास्ट का है। वहीं पे अगर हम शहर में आते हैं तो शहर में इस चीज़ को ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता, हमारे पड़ोस में कौन है या कौन किस तरीके का है, बल्कि सब मिलजुल कर रहते हैं एक सोसाइटी में, हर धर्म के हर जाति के लोग रहते हैं। तो अर्बनाइजेशन का भी, शहरीकरण का भी एक इफेक्ट पड़ा है कि जो कास्टिज्म है, जातिवाद है, वो कम हुआ है। अब अर्बनाइजेशन की भी डेफिनेशन दे रखी है, वो क्या होता है? शिफ्ट पॉपुलेशन, SHIFT, शिफ्ट पॉपुलेशन फ्रॉम रूरल एरिया
RURAL, शिफ्ट पॉपुलेशन फ्रॉम रूरल एरिया टू अर्बन एरिया, गांव वाले क्षेत्र से जो शहर में आकर पॉपुलेशन रहने लगी है उसी को अर्बनाइजेशन बोलते हैं। तो पहला इफेक्ट सोशल रिफॉर्मर का काम, दूसरा इकोनॉमिक डेवलपमेंट और अर्बनाइजेशन, तीसरा ग्रोथ ऑफ लिटरेसी एंड एजुकेशन। लिटरेसी एंड एजुकेशन, पढ़ाई की ग्रोथ बढ़ी है तो पढ़ने के थोड़ा सा दिमाग खुलता है, जो हम पार्शलिटी सोचते हैं, भेदभाव सोचते हैं, वो थोड़ा सा कम हो जाता है और हमारे दिमाग में आता है कि नहीं ये सब यहाँ पर आकर हमें मिली है। जन्म से हम, जो मैंने स्टोरी शुरुआत में सुनाई थी कि जन्म से कोई किसी जाति का नहीं होता है, तो वो थोड़ा सा क्लियर होता है कॉन्सेप्ट इसमें आगे पढ़ने के बाद। तो हम क्या करते हैं, सोसाइटी बढ़ी, साथ साथ ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी। ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी क्या है, ये भी एक टर्म दे रखी है एनसीईआरटी में। जैसे ऑक्यूपेशन होता है व्यवसाय, कामकाज, मोबिलिटी का मतलब शिफ्ट होना। तो जब कामकाज के लिए गांव से शहर में शिफ्ट हुए तो काम कर रहे हैं, काम में अब तुम कहीं ऑफिस में हो, मान लो टीचर हो, स्कूल हो, तो स्कूल में हर कास्ट के लोग हैं, हर रिलीजन के लोग हैं, हर टीचर हैं, तो उन्हें पढ़ाना है, उन्हें पढ़ना है। तो हमारा लेना देना किससे है, स्टूडेंट से और टीचर से, ना हमें कास्ट से मतलब है, ना हमें रिलीजन से मतलब है। तो ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी भी इफेक्ट डालता है। इसकी डेफिनेशन की बात करें, एमसीक्यू में आ सकते हैं नॉर्मली। ये कहता है शिफ्ट फ्रॉम वन ऑक्यूपेशन टू अनदर यूजुअली व्हेन अ न्यू जनरेशन टेक अप ऑक्यूपेशन अदर देन दोज प्रैक्टिस बाय देयर एंसेस्टर। जैसे पुराने टाइम पे हमने देखा था, देखो ये कह रहा है शिफ्ट फ्रॉम वन ऑक्यूपेशन टू अनदर, एक जो पुराना काम था उससे छोड़कर दूसरे पे शिफ्ट हो जाए जब नई जनरेशन आए, और उस काम को ना करे जो उनके एंसेस्टर करते थे, जो उनके पूर्वज करते थे, उस काम को छोड़ दे। जैसे हमने सुना होगा कुम्हार, कुम्हार मिट्टी के बर्तन का काम करता था, सुनार सोने का काम करता था, लोहार लोहे का काम करता था। क्या आज के टाइम पर भी उनके बेटे इसी काम में है? आज के टाइम पर नहीं है, वे कुछ और काम करना चाह रहे हैं, तो वे भी कर रहे हैं, यहाँ पर आकर जॉब कर रहे हैं, अदर फील्ड में है। तो रेयर ही देखा होगा कि कुम्हार का बेटा कुम्हार का काम कर रहा है, सुनार का काम कर रहा है। तो इससे क्या हुआ, कास्ट खत्म हुई ना। अब हम उसे उसके काम के तौर पे तो नहीं जान पा रहे कि अगर वो पहले सोने का काम कर रहा था तो सीधा सुनार बोल देते थे। अब क्या हुआ, वो सोने का काम कर ही नहीं रहा, वो तो कहीं और काम करने लग गया, अब कैसे बोलोगे। तो इसीलिए ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी भी इस पर इफेक्ट डालती है। अगला, वीकनिंग ऑफ द पोजीशन ऑफ लैंडलॉर्ड इन द विलेज। जो गांव में जमींदार होते थे उनकी पोजीशन भी थोड़ी कमज़ोर हुई है। द ओल्ड वर्जन ऑफ कास्ट हायरार्की, जातिगत जो हायरार्की था, हायरार्की क्या होता है, अ लैडर लाइक फॉर्मेशन इन विच ऑल द कास्ट ग्रुप आर प्लेस्ड फ्रॉम हाईएस्ट टू द लोवेस्ट कास्ट। एक लैडर लाइक फॉर्मेशन है, मान लो ऐसे, और इसमें क्या है, सारी कास्ट बैठा रखी है, ऊपर सबसे ऊपर टॉप कास्ट या फिर हाई कास्ट जो हम ऊंची जाति के लोग बोलते हैं, उससे नीचे उससे नीचे उससे नीचे उससे नीचे, और सबसे लास्ट में क्या आ जाती है, लो कास्ट के लोग आते हैं। तो इसी को बोला जाता है कास्ट हायरार्की। क्लियर है। फिफ्थ पॉइंट, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोहिबिटेड एनी कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन। अभी हमने देखा था सेक्युलरिज्म, तो सेक्युलरिज्म के साथ अलग टॉपिक क्या आता है, कॉन्स्टिट्यूशन इस पे भी कहता है कि जाति के आधार पर किसी के भी साथ भेदभाव नहीं करना है, और जिस कारण से अगर कोई इनजस्टिस होगा तो कास्ट सिस्टम पर हम एक्शन लेंगे। क्लियर है ये चीज़। तो ये हमने देखा है कि तो इन सब के इफेक्ट से जो कास्ट जातिगत वाली बात चल रही थी वो सोसाइटी से ख़त्म होती हुई आ रही है। नेक्स्ट, हाउ कास्ट कैन टेक वेरियस फॉर्म इन पॉलिटिक्स। देखो ये दो क्वेश्चन है, एक कास्ट कैन टेक वेरियस फॉर्म इन पॉलिटिक्स, कास्ट का पॉलिटिक्स में क्या काम है, या फिर पॉलिटिक्स का कास्ट में क्या काम है। इसमें हमेशा कन्फ्यूजन होगी किसका आंसर करना है। बाद वाला वर्ग पकड़ो, बाद में पॉलिटिक्स, तो जाति से राजनीति में क्या फ़ायदा ये बताना है। अगर बाद में कास्ट आए तो कास्ट का राजनीति से क्या फ़ायदा ये बताना है। अब इसमें कह रहा है हाउ कास्ट कैन टेक वेरियस फॉर्म इन द पॉलिटिक्स, जाति ने राजनीति में कैसे अलग अलग फॉर्म लिए है। तो इसकी अगर हम बात करें, इसी में अगला क्वेश्चन आ जाता है, और हाउ कास्ट इन पॉलिटिक्स बेनिफिटेड फॉर द, हाउ कास्ट इन पॉलिटिक्स बेनिफिटेड फॉर द पॉलिटिक्स, या फिर देखो कास्ट इन पॉलिटिक्स आएगा लिखा हुआ या पॉलिटिक्स इन कास्ट आएगा, तो जो वर्ड बाद में लिखा है बस उसे पकड़ो। यानी कि पॉलिटिक्स को जाति से क्या फ़ायदा मिला, बेनिफिटेड फ्रॉम द पॉलिटिक्स। तो देखो आंसर कैसे करेंगे, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ डिफरेंट कास्ट इन गवर्नमेंट। पहला काम, जाति राजनीति में उतरी है तो अलग अलग कास्ट के लोग का रिप्रेजेंटेशन बढ़ा है, प्रतिनिधि अलग अलग कास्ट के लोगों का बढ़ा है। अगर रिप्रेजेंटेशन बढ़ेगा तो क्या होगा, व्हेन गवर्नमेंट आर फॉर्म, जब सरकार बनेगी तो पॉलिटिकल पार्टी यूजुअली टेक केयर दैट रिप्रेजेंटेटिव। मान लो
इस एरिया से चुनाव लड़ रहे हैं, यहाँ पर मुस्लिम भी ज़्यादा हैं, यहाँ पर एक दो और कास्ट कोई ज़्यादा है, हिंदू धर्म ज़्यादा है, या हिंदू में पर्टिकुलर मान के चलते हैं गुज्जर ज़्यादा हैं, जाट ज़्यादा है, या और किसी मतलब एससी वर्ग से ज़्यादा है, तो क्या होगा अगर उसका कोई रिप्रेजेंटेटिव वहाँ से जीत जाए तो सरकार को ध्यान रखना पड़ेगा ना कि इस पर जो वोट वैल्यू है वो किसकी है, इस पर्टिकुलर कास्ट की है। तो इस पर्टिकुलर कास्ट की है तो क्या होगा कि उस कास्ट की क्या क्या डिमांड है उनका भी ध्यान रखा जाएगा। और फाइंड प्लेस इन इट इवन दो व्हेन दे चूज कैंडिडेट इन द इलेक्शन, इवन क्या होता है जब वे इलेक्शन में अपना कैंडिडेट भी खड़ा कर रहे हैं ना, तो उस टाइम पर भी इस चीज़ का ध्यान रख रहे हैं, वे अपने माइंड में रखेंगे कि कास्ट कंपोजिशन क्या है इस सीट पर। द इलेक्टोरेट टू मस्टर नेसेसरी सपोर्ट टू विन इलेक्शन, जो इलेक्शन को जीतने में भारी हो रहा है। मान लो किसी सीट पर जैसे मुजफ्फरनगर वाली सीट की बात करें तो मुजफ्फरनगर वाली सीट पे जाट के ज़्यादा है या फिर मुस्लिम्स का भी ज़्यादा है, तो वे दो ही कैंडिडेट खड़े करेंगे, या तो इधर का कैंडिडेट या इधर का कैंडिडेट। और अगर मान लो प्रॉपर मुस्लिम्स के ही ज़्यादा हो गए तो कोशिश करेंगे कि दोनों कैंडिडेट को इसके खड़े करे जाए, मुस्लिम कम्युनिटी के ही खड़े करे जाए, ताकि वे वोट जीतेंगे, लोग उनसे कनेक्ट कर पाएंगे, उनकी बातें समझ पाएंगे और वे वोट वैल्यू बटोर पाएंगे। तो राजनीति आई, इससे फायदा हुआ या नहीं हुआ कास्ट का ध्यान रख रहे हैं ना, तो यही है, कास्ट अगर पॉलिटिक्स में आ रही है तो पॉलिटिक्स को भी फायदा हो रहा है। अगला, अपील टू फेवर सम कास्ट। अब ये साथ साथ ये भी करते हैं, हालांकि अनइक्वालिटी की भी बात हो सकती है, लेकिन अपील भी करते हैं कि भाई देखो हम तुम्हारी कास्ट से हैं तो हमें फेवर करो, हमें वोट दो। वोट मांगने का इजी तरीका, एक रिलीजन के नाम पे, कास्ट के नाम पे। तो पॉलिटिकल पार्टी एंड कैंडिडेट इन द इलेक्शन मेक अपील टू कास्ट सेंटिमेंट और मस्टर सपोर्ट। पॉलिटिकल पार्टी का जो भी कैंडिडेट खड़ा होता है वो अपील करता है लोगों से कि हम तुम्हारी कास्ट के हैं तो हमारी भावनाओं समझो, हम तुम्हें जानते हैं, इसके नाम पर हमें वोट दो। जिससे क्या होता है, सम पॉलिटिकल पार्टी आर नोन टू फेवर सम कास्ट। कुछ पॉलिटिकल पार्टी किसी पर्टिकुलर कास्ट को फेवर के तौर पर भी जाने जाती है, जैसे आरएलडी हो गया, या फिर तुम्हारी बीएसपी हो गई, बहुजन समाज पार्टी हो गई। ये क्या है, पर्टिकुलर किसी कास्ट को टारगेट कर ही उन्हें मानती है। अगला, रोल ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी का भी रोल पड़ा है, तो कास्ट को इसमें बेनिफिट मिला है। कास्ट को कैसे बेनिफिट मिला है, इसमें हमें मिला है 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू, और हर व्यक्ति जो 18+ का है उसे वोट डालने का राइट है। तो हर व्यक्ति को वोट डालने का राइट है, तो इससे क्या हुआ, इंक्रीज द न्यू कॉन्शियसनेस अमंग द पीपल ऑफ कास्ट दैट वर इधर टू ट्रीटेड एज इन्फीरियर एंड लो। तो जिसको राजनीति वाले पहले इन्फीरियर मानते थे, कम मानते थे कि ये तो छोटी जाति है, इतना ज़्यादा क्या इफेक्ट पड़ेगा, वोट भी अपने आप डाल जाते थे उनकी, या उन्हें कम आंकते थे, अब उन्हें कम नहीं आंक सकते, क्योंकि अब वे वोट डालने आएंगे, और वोट डालने आएंगे तो तुम्हें उनकी बात सुननी पड़ेगी और तुम्हें उनके लिए भी काम करना पड़ेगा। तो बट नाउ दे आर टेकिंग पार्टिसिपेशन इन द इलेक्शन। और साथ साथ ऐसा भी हो सकता है कि किसी पर्टिकुलर सीट पर उसी ये लो कास्ट वाले ही ज़्यादा हो जाए, तो फिर क्या होंगे, वे चुनाव में भी पार्टिसिपेट करेंगे, वे कहेंगे कैंडिडेट हमारी कास्ट का ही होना चाहिए, तो कैंडिडेट हमारी कास्ट का होगा तो हम फ़ायदा उठाएंगे। तो कास्ट से पॉलिटिक्स में कैसे फ़ायदा हुआ ये क्लियर हुआ है। नेक्स्ट, आगे इसमें हमें दे रखा है, स्टेट द रीजन टू से दैट कास्ट अलोन कैन नॉट डिटरमाइन द इलेक्शन। अब हमने ये तो चीज़ देख ली कि कास्ट का रोल है, पर एक बात बताओ, क्या केवल कास्ट के बेसिस पर चुनाव जीता जा सकता है? कास्ट का रोल तो देख लिया, क्या केवल जाति के बेस पर भी चुनाव जीता जा सकता है? तो इसका आंसर होगा नहीं, बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं जीता जा सकता? देखो प्रॉब्लम कहाँ है कि नो मेजोरिटी इन द बेसिस ऑफ सिंगल कास्ट। ज़्यादातर सीट पर किसी एक ही कास्ट की मेजोरिटी नहीं होती है। ऐसा नहीं होगा कि सारी जो उस पर सीट पर लोग हैं वे सारे एक ही कास्ट के हों, अलग अलग कास्ट के भी तो होंगे ना। तो जैसे नो पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूशन हैज अ क्लियर मेजोरिटी ऑफ वन सिंगल कास्ट, सो एवरी कैंडिडेट एंड पार्टी नीड विद द कॉन्फिडेंस फॉर मोर देन वन कास्ट एंड कम्युनिटी टू विन द इलेक्शन। तो केवल एक जाति पर फोकस करके चुनाव नहीं लड़ सकते, हमें क्या करना पड़ेगा, बाकी जो छोटी छोटी भी है उन पर भी फोकस करना पड़ेगा, उनसे भी वोट मांगनी पड़ेगी। सेकंड, अगर मान के चलते हैं नो पार्टी विन ऑल द वोट्स ऑफ अ पर्टिकुलर कास्ट, मान लो चलो किसी पर एक पर्टिकुलर कास्ट का ज़्यादा बोलबाला भी है, तो ऐसा हो सकता है कि कैंडिडेट तो पसंद आ रहा है, पार्टी नहीं पसंद आ रही। मान लो बीजेपी ने एक इलेक्शन में खड़ा कर दिया एक व्यक्ति, तो जो व्यक्ति खड़ा है वो तो उनकी कास्ट का है, लेकिन किसी को बीजेपी पसंद हो, या किसी को बीजेपी तो पसंद आ रही है लेकिन वो कैंडिडेट पसंद ना हो, तो ऐसे में क्या होगा कि व्हेन पीपल से दैट द कास्ट इज अ वोट बैंक ऑफ पार्टी, इट यूजुअली मीन अ लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ द वोटर दैट कास्ट वोट फॉर द पार्टी।
जब वे कहते हैं कि ये हमारा वोट बैंक है, कि इस जाति के लोग, इस धर्म के लोग हमारा वोट बैंक है, तो इसका मतलब है कि वे मानते हैं ज़्यादा बड़े लेवल पर उसको सपोर्ट करेंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सारे ही, कि उस जाति के सारे ही लोग उस पार्टी को सपोर्ट करेंगे। कुछ लोग ऐसा भी होगा कि उस पार्टी को सपोर्ट नहीं करेंगे, तो इसलिए भी नहीं जीता जा सकता है। थर्ड, मल्टीपल कैंडिडेट ऑफ सेम कास्ट। अब ये जो सिनेरियो, ये तो सबको समझ में आ गया कि भाई यहाँ पर एक ही कास्ट के लोग हैं, तो एक ही कास्ट के लोग हैं तो दूसरी पार्टी वाले भी तो उसी कास्ट के व्यक्ति को खड़ा कर देंगे। वे कहेंगे देखो इसने इसका कैंडिडेट खड़ा करा है तो हमारी तरफ से भी तो तुम्हारी कास्ट का कैंडिडेट है। तो इससे क्या होगा, लोग फिर कास्ट के बेस पर वोट नहीं देंगे, फिर देखेंगे कैंडिडेट को, क्योंकि कास्ट तो दोनों की सेम हो गई ना। मैं खड़ा हूँ, दूसरा खड़ा है, वो भी सेम कास्ट का, मैं भी सेम कास्ट का हूँ। फिर वोट किस पे देंगे कि इन दोनों में से अच्छा व्यक्ति कौन है, या पार्टी किसकी बेटर सपोर्ट कर रही है। तो इससे क्या होगा, द कास्ट इज बिलीव्ड दे डोमिनेट द इलेक्ट्रिक पार्टिकल कॉन्स्टिट्यूएंसी, सम वोटर हैव मोर देन वन कैंडिडेट फ्रॉम देयर कास्ट। अगर एक से ज़्यादा व्यक्ति एक ही कास्ट के खड़े हो जाएंगे तो लोगों के लिए चुनना मुश्किल हो जाता है कि हम केवल जाति के आधार पर उन्हें वोट दें। नेक्स्ट, रूलिंग पार्टी एंड सिटी एमपी और एमएलए आल्सो लॉस्ट। हमने देखा होगा कोई व्यक्ति या एमपी है या एमएलए है, वो काफ़ी टाइम से रूल कर रहा है, तो ऐसा तो नहीं हो परमानेंट अडिगी हो गया, वो बदलेगा ही नहीं, इलेक्शन होने पे वे भी हारते हैं। तो यही एक चीज़ शो करता है कि इफ ऑल द कास्ट एंड कम्युनिटी वर फ्रोजन इन देयर पॉलिटिकल प्रेफरेंस, कि अगर कास्ट और कम्युनिटी फ्रोज हो जाती, कि यही मानते कि अब ये चेंज ही नहीं होगी, तो फिर क्या होता कि रूलिंग पार्टी एमएलए कभी अपनी सीट हारते ही नहीं। एक बार जो जीतना शुरू हो जाता, जब तक वो मरता वही जीतता रहता, तो ऐसा नहीं होता ना। तो इस कारण से क्या होता है कि रूलिंग पार्टी वाला कैंडिडेट भी हारता है। नेक्स्ट, अगर हम बात करें, पीपल विद इन द सेम कास्ट और कम्युनिटी हैव डिफरेंट इंटरेस्ट डिपेंडिंग ऑन देयर इकोनॉमिक कंडीशन। जो लोग होते हैं सेम कास्ट के होते हैं, अब ये सेम कास्ट के होने के बाद भी क्या काम करते हैं कि उनके डिफरेंट इंटरेस्ट हो सकते हैं। मान लो कास्ट के बेस पर तो हमने वोट मांग ली, लेकिन उसमें कुछ लोग तो कह सकते हैं कि भाई देखो कास्ट तो ठीक है, कुछ पढ़ाई लिखाई के लिए भी कर लो, कुछ बातचीत हमारे भले के लिए भी कर लो, इकोनॉमिक हमें कैसा फ़ायदा दोगे। मान लो हम लोअर कास्ट के हैं, तो लोअर कास्ट वाले ये भी तो डिमांड करेंगे क्या रिजर्वेशन दोगे, क्या हमें सेफ्ट वो दोगे, कितना हमें पैसा मिलेगा, तो उस सब चीज़ की भी तो डिमांड करेंगे। तो इकोनॉमिक कंडीशन के बेस पर भी जज करते हैं। पीपल असेसमेंट ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ द गवर्नमेंट एंड पॉपुलरिटी रेटिंग ऑफ द लीडर मैटर्स एंड ऑफन डिसेसिव इन इलेक्शन। इसके साथ साथ ये भी देखते हैं कि जो लीडर खड़ा है वो कितना पॉपुलर है, वो उनकी बात को कितने ध्यान से सुनता है, उसके बेसिस पर भी वे चुनाव में वोट डालते हैं। तो कास्ट कैसे काम करती है, क्लियर हुई है ये बात। अब हम नेक्स्ट चलते हैं इसी में, हाउ पॉलिटिक्स इन कास्ट बेनिफिटेड फॉर द कास्ट और इन्फ्लुएंस द इलेक्शन। तो नेक्स्ट पे आके हम देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। तो क्वेश्चन नंबर 11 कहता है हाउ पॉलिटिक्स इन कास्ट बेनिफिटेड फॉर द कास्ट और इन्फ्लुएंस द इलेक्शन। जो इसमें मैंने पहले ही कहा था, दो क्वेश्चन मिलेंगे सेम सेम, बस हमें बाद वाला वर्ड पकड़ना है। पॉलिटिक्स इन कास्ट का मतलब फायदा अब किसको हो रहा है, राजनीति से जाति का क्या फायदा है। पहले वाले में हमने देखा था जाति से राजनीति का क्या फायदा हुआ है, अब इसमें साथ साथ दिख रहा है बेनिफिटेड फॉर द कास्ट और इन्फ्लुएंस द इलेक्शन, कैसे चुनाव पर प्रभाव डालते हैं। तो सबसे पहली बात, ईच कास्ट ग्रुप ट्राई टू बिकम बिगर बाय इनकॉर्पोरेशन विद इन इट। हर कास्ट क्या चाहती है कि हम बड़ी कास्ट बने, चुनाव में भाग लें, चुनाव में भाग लेंगे तो इससे क्या होगा, चुनाव में हमारा वोट वैल्यू बढ़ेगी। जैसे बीएसपी हो गई, तो बीएसपी पहले माने जाते हैं शेड्यूल कास्ट वालों की पार्टी थी, उभरी है, हालांकि एक बड़े लेवल पर भी गई है, नेशनल पार्टी तक बनी है, और यूपी में तो अब तक भी बहुत बड़ा बोलबाला रहा है। तो जिससे क्या हुआ, एक लोकल पार्टी बड़ी उभर कर आई है, तो इफेक्ट हुआ, कास्ट को फायदा मिला या नहीं मिला। जहां पहले कोई पूछ नहीं रहा था वहां उसकी एक वोट वैल्यू बन गई, यूपी की तो सीएम तक बनी है। तो उसी के साथ सेकंड, वेरियस कास्ट ग्रुप आर रिक्वायर्ड टू एंटर इनटू ए कोलिशन। अब कई बार ऐसा भी होता है कि वे कास्ट जीते ना, मान लो बीएसपी जैसे पुराने टाइम पे तो अच्छी खासी पकड़ पे थी, अब वो घट गई, तो घटने के बाद क्या हुआ, कुछ कुछ वोट उठा रही है। मान लो यूपी के इलेक्शन हुए और यूपी में उसने अप्रोक्सीमेट 80 में से 8-10 सीट निकाल ली, तो 8-10 सीट निकाल ली, अब दूसरी पार्टी को बनानी है मेजोरिटी, मेजोरिटी बन नहीं पा रही, तो क्या करेगा, कोलिशन करना पड़ेगा ना, गठबंधन की जरूरत तो पड़ेगी ही पड़ेगी। अब प्रॉपर वोट भी ना ले पा रहा हो तो गठबंधन में तो उस पार्टी की जरूरत पड़ रही है, जिस कारण से फिर क्या करना पड़ेगा, सस एंटर इनटू द डायलॉग एंड नेगोशिएशन। अब
गठबंधन कर रहे हैं तो उससे बातचीत करनी पड़ेगी, उसकी जो नेगोशिएशन है, उनकी जो डिमांड है वे भी माननी पड़ेगी। गठबंधन की सरकार में हम किसी की भी डिमांड को बिना माने नहीं रह सकते हैं। तो सेकंड फायदा में ये होता है कि हमें उनकी बात सुननी पड़ेगी। थर्ड, अगर हम थर्ड की बात करें तो थर्ड इसमें दे रखा है आगे, न्यू काइंड ऑफ ग्रुप हैव कम इनटू द पॉलिटिकल एराना लाइक बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड क्रॉप। तो अब तक पहले हमने देखा था कि ज्यादातर बोलबाला बड़ी कास्ट का ही रह जाता था। बड़ी कास्ट का मतलब कि छोटी कास्ट वालों को चुनाव में नॉमिनेशन ही नहीं करने दे रहे, चुनाव का पत्र ही नहीं भरने दे रहे, वोट भी उनके नाम की खुद ही डाल दी, बस बोल दिया कि ठीक है वोट डालने आ जाना। अब क्या हो रहा है कि नई नई ग्रुप भी उभर कर आ रहे हैं, इलेक्शन में नए ग्रुप उभर के आ रहे हैं, जिससे जब बैकवर्ड ग्रुप थी, बैकवर्ड कास्ट थी, वे भी आगे बढ़कर बढ़ चढ़कर चुनाव में हिस्सा ले रही है। तो इन सब कारणों से हम देख रहे हैं कि कास्ट को राजनीति से फायदा हुआ है। नेक्स्ट, व्हाट आर द पॉजिटिव एंड नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ अ कास्ट इंक्लूजन इन द पॉलिटिक्स। अब हमने देख लिया, राजनीति को हमने उतार लिया, तो राजनीति का पॉजिटिव और नेगेटिव इफेक्ट क्या क्या है, क्या क्या प्रभाव पड़ा है राजनीति को, कास्ट को, जाति को राजनीति में उतारने से। तो पहले पॉजिटिव देखते हैं। पॉजिटिव कहता है, कास्ट पॉलिटिक्स हैव हेल्प पीपल फ्रॉम दलित एंड ओबीसी कास्ट टू गेन बेटर एक्सेस टू डिसीजन मेकिंग। अभी हमने देखा था कि अगर चुनाव लड़ना है, चुनाव जीतना है, तो हमें उनसे या तो गठबंधन करना पड़ेगा, कोलिशन करना पड़ेगा, और वरना फिर हमें उनकी बात सुननी पड़ेगी। तो जिससे क्या होगा, डिसीजन मेकिंग में वे रोल प्ले करेंगे, वे अपनी कास्ट के लिए कुछ ना कुछ डिमांड रखेंगे, और वो डिमांड क्या करेगी, उन्हें बेनिफिट पहुंचाएगी कि हाँ हमें उनकी बातों को ध्यान में रख के भी कुछ ना कुछ टॉपिक देने हैं। नेक्स्ट, several politics and non-political organization have been demanding and agitating for end and discrimination against particular caste। अब उनमें से कुछ कास्ट या कुछ जाति या कुछ राजनीतिक पार्टी भी ऐसी होती हैं जो क्या करती है, एगिटेट करती है, आंदोलन करना शुरू करती है, क्या करा जाए, खत्म करा जाए डिस्क्रिमिनेशन को, भेदभाव को खत्म करा जाए, जो कुछ पर्टिकुलर कास्ट के अगेंस्ट भेदभाव करते हैं। जैसे हालांकि आज के टाइम पर कम हो गया, पहले हम करते थे कि भाई तुम वोट डालने नहीं जाओगे, या तुम्हें मंदिर में जाने का राइट्स नहीं है, ये सारे काम करने का राइट्स नहीं है, उस सब को ख़त्म करो और उनकी एक वैल्यू दो। थर्ड, इट इनहेंस देयर मोर डिग्निटी, ये उनके आत्मसम्मान को बढ़ाता है। अब पहले उन्हें अलग कर दिया जा रहा था, उन्हें समाज में कोई वैल्यू नहीं थी, अब मिलजुल कर रहने लगे, मिलजुल कर रहने लगे, सारे काम काज में उन्हें स्पेशल डिमांड मिली, रिजर्वेशन दिया, एजुकेशन में बढ़े, तो उनका आत्मसम्मान बढ़ता है, और साथ साथ उन्हें एक्सेस भी मिलता है, लैंड रिसोर्स, ज़मीन वगैरह, या फिर अलग अलग अपॉर्चुनिटी भी, बहुत सारे अवसर भी मिलते हैं। जैसे सरकारी जॉब में हम देखते हैं आजकल बैकवर्ड कास्ट को और भी ज़्यादा फायदा हुआ है। तो ये सब पड़ा है पॉजिटिव इम्पैक्ट उनका राजनीति में आने का। अब बात करें नेगेटिव, नुकसान क्या क्या हुआ है इन्हें। नुकसान की बात करें तो पहला, इन केस ऑफ रिलीजन पॉलिटिक्स बेस्ड ऑन कास्ट आइडेंटिटी अलोन इज नॉट वेरी हेल्थी इन डेमोक्रेसी। अब हमने ये तो कह दिया कि रिलीजन के नाम पर या कास्ट के नाम पर पॉलिटिक्स में आ जाओ, लेकिन ये क्या होता है, ये लोकतंत्र के लिए हेल्दी नहीं है। लोकतंत्र की बात करें तो अब मुद्दे सारे ही शिफ्ट हो गए, अब बस या तो जाति के नाम पर वोट मांग रहे हैं या धर्म के नाम पर वोट मांग रहे हैं। ना शिक्षा से लेना देना, ना पैसे से लेना देना, ना इनकम से, ना एजुकेशन से, किसी चीज़ का भी मुद्दा खत्म हो गया। केवल किस पे ध्यान दे रहे हैं, जाति और धर्म पर ही ध्यान डालना शुरू कर दिया। सेकेंड, इट कैन डाइवर्ट अटेंशन फ्रॉम अदर इंप्रेसिंग इशू लाइक पॉवर्टी, डेवलपमेंट एंड करप्शन। वही अभी जो बताया कि ये क्या काम करता है, ये बाकी मेन मुद्दे से टॉपिक ही हटा दिया पूरा का पूरा। ना गरीबी पे ध्यान है, ना रोज डेवलपमेंट उस पर ध्यान है, और करप्शन, भ्रष्टाचार पे, किसी भी चीज़ पर ध्यान नहीं है। बस एक मुद्दा रह गया कि जाति पर, धर्म के नाम पर वोट मांगेंगे। नेक्स्ट, इन सम केस कास्ट डिवीजन लीड टू टेंशन, कॉन्फ्लिक्ट एंड इवन वायलेंस। कुछ हद तक राजनीति खुद क्या काम करती है, धर्म और जाति के नाम पर दंगे बढ़ाना शुरू कर देती है। तो उससे क्या होगा, वो मुद्दा और आगे बढ़ेगा, अब लोगों के बीच तनाव बढ़ेगा, आपस में विवाद होगा, विवाद होगा तो फिर क्या होंगे, दंगे होने शुरू हो जाएंगे, दंगे होंगे, मारपीट करेंगे और फिर एक दूसरे को परेशान करेंगे। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 12। तो लास्ट क्वेश्चन इस टॉपिक का, क्वेश्चन नंबर 13 कहता है, स्टेट हाउ कास्ट इनइक्वालिटी आर स्टिल कंटिन्यूइंग इन इंडिया। हमने ये तो देख लिया कि जातिगत जो है वो हट रहा है, लेकिन अब भी हाल फिलहाल में भी हमने देखे भारत में कि जातिगत प्रभाव पड़ता हुआ जा रहा है, इनइक्वालिटी अब भी मेंटेन है। तो वो कहाँ कहाँ हमने देखी है। कास्ट हैज नॉट डिसअपियर्ड फ्रॉम कंटेम्प्रेरी इंडिया, प्राचीन मतलब समकालीन भारत में, आज के टाइम के भारत में भी कास्ट क्या है, पूरी तरीके से डिसअपियर नहीं हुई है। इवन नाउ मोस्ट पीपल मैरी विद इन देयर ओन कास्ट और ट्राइब। आज के टाइम पर भी ज़्यादातर लोग जब शादी की बात आती है वे कहते हैं कि हम क्या करेंगे, अपनी जाति में या अपने उसमें ही शादी करेंगे, वरना नहीं करेंगे। दूसरा,
अनटचेबिलिटी हैज़ नॉट एंडेड कम्प्लीटली, छूआछूत वाली जो बीमारी है वो भी पूरी तरीके से ख़त्म नहीं हुई है। कॉन्स्टिट्यूशन में भी प्रोविज़न हमने दे दिया, कॉन्स्टिट्यूशन मना भी करता है, लेकिन फिर भी गाँव वगैरह में तुम जाओगे तो वहाँ देखोगे अब भी जाति के साथ भेदभाव ऐसे ही चलता हुआ आ रहा है। इफेक्ट ऑफ सेंचुरी ऑफ एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज कंटिन्यू टू बी फेल्ट टुडे। जो पुराने ज़माने से एडवांटेज मिले हैं हाई कास्ट वालों को वो आज तक भी बरकरार है, काफ़ी हद तक उनका सामना नहीं कर पा रहे हैं, उनके सामने अपनी बात नहीं रख पा रहे हैं, जिस कारण से कास्ट कंटिन्यू टू बी क्लोजली लिंक टू द इकोनॉमिक स्टेटस। तो ज़्यादातर इकोनॉमिकली भी वे कमज़ोर है। क्लियर है इतनी बात। अब देखते हैं, ये है शॉर्ट क्वेश्चन इस चैप्टर के। तो शॉर्ट क्वेश्चन देख लो बस जल्दी जल्दी से, आंसर तुम्हें लगाने हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, स्क्रीनशॉट ले लेना और आंसर कमेंट करके बताना। फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, फिर सेवंथ। अच्छा इसका बता दो एक बार आंसर क्या कह रहा है। हु अमंग द फॉलोइंग बिलीव दैट पॉलिटिक्स शुड बी गाइडेड बाय द वैल्यू एस्टेब्लिश बाय द रिलीजन। कि राजनीति जो है जो धर्म के नाम पर जो मोरल वैल्यू एस्टेब्लिश करी गई है केवल उसके बेस पर होना चाहिए। हमने करा था ना महात्मा गांधी, क्वेश्चन नंबर 3 में हमने करा था, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। बाकी ये सर्सन रीजन है जो तुम्हें इस चैप्टर में से करने हैं। अब इनके स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी जल्दी और फिर तुम्हें इनके आंसर कमेंट करो या प्रैक्टिस करके देखना है। जब ये अच्छे से हो जाएगा उसके बाद अपने आंसर मैच कर लेना, पहले 7 के और लास्ट 14 के। क्लियर है। तो यहाँ पे हम अपने चैप्टर को ख़त्म करते हैं। चलो एक केस बेस और दे देता हूँ, इसे करके देख लेना। ये तुम्हारा केस बेस है होमवर्क। तो हमने इसके लॉन्ग क्वेश्चन कवर कर लिए, प्रॉपर चैप्टर कवर कर लिया, शॉर्ट क्वेश्चन कवर कर लिए। शॉर्ट क्वेश्चन पहले देखना चैप्टर पढ़ने के बाद कितने तुम अपने आप कर पा रहे हो, उसके बाद अपने आंसर मैच करना और लास्ट में इस केस बेस को स्क्रीनशॉट भी लेकर रख सकते हो। इस केस बेस को प्रैक्टिस करना, केस बेस भी चैप्टर में से आता है। तो थैंक यू फॉर द वीडियो। आई होप आपको चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। बाकी जल्दी ही अगले चैप्टर की वीडियो आएगी, तब तक के लिए अपने दोस्तों को ये वीडियो शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको आज का सेशन कैसा लगा है।